चलो हो गया। चलिए पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे ऐसा मत करा, रखा सबके घर में लगा था। ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बालक धारा घनत्व का। धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी, करेंट, बात नहीं शांत रहिए, करेंट डेंसिटी बताया गया था कि किसी चालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। और धारा घनत्व को हम लोग लिखे कैसे थे, बात नहीं, धारा घनत्व को लिखा गया था वेक्टर J इक्वल टू I अपॉन A। आपको बताया गया था कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसका दिशा विद्युत धारा के दिशा की ओर होता है, और ये जो है डिपेंड करता है विद्युत धारा के परिमाण पर, क्योंकि क्षेत्रफल को अगर आप 1 कर देंगे तो J किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। तो यहां तक लिखे थे, इसके आगे कंटिन्यू हमको करना है। इसके नीचे लिखा जाए वाला, इसके नीचे लिखेंगे धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसके नीचे लिखेंगे धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसकी दिशा, इसकी दिशा हमेशा, इसकी दिशा हमेशा विद्युत धारा की, इसकी दिशा हमेशा विद्युत धारा की, विद्युत धारा की दिशा की ओर, विद्युत धारा की दिशा की ओर होता है, विद्युत धारा की दिशा की ओर होता है। हो गया बालक। तो याद रखेंगे, जब इस सदिश है तब आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे डायरेक्शन कहाँ होगा, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही धारा घनत्व का डायरेक्शन होगा। चलिए नोट में लिखेंगे, इसके नीचे धारा घनत्व का, नोट में लिखा जाए धारा घनत्व का, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एवं धारा घनत्व का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र, एवं बीमीय सूत्र। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई मात्रक पर। तो J इक्वल टू कितना है, I अपॉन A। I करेंट है और A क्या है, क्षेत्रफल। करेंट के लिए हम लोग एम्पियर यूज करते हैं, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या होगा एम्पियर मीटर इनवर्स 2। ये हो गया एसआई मात्रक। बीमीय सूत्र है बालक, बीमीय सूत्र। तो ध्यान देंगे J बराबर I अपॉन A। तो बीमीय सूत्र में इसको A से ही लिखा जाता है, और क्षेत्रफल में 2 गो लंबाई होता है, तो L स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो A L इनवर्स 2। लिख लीजिए दोनों, एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र। एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र। एग्जाम के लिए जितना भौतिक राशि है सबका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र आपको अलग से एक लिस्ट बनाकर उसको याद करना होगा। हो गया बालक। चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार की ओर। तो अभी जो हम लोग विद्युत धारा का प्रकार देखेंगे, ये एक तरह का परिचय होगा बालक, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। डिटेल से आगे धारा के बारे में पढ़ना है।
प्रत्यवर्ती धारा का एक अलग से चैप्टर ही है हमारे पास। हो गया यहाँ तक। चलिए पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग देंगे विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार और डैश दे दिए जाए, विद्युत धारा के प्रकार डैश दे देंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। विद्युत धारा के मुख्यतः दो प्रकार हैं। विद्युत धारा के मुख्यतः दो प्रकार हैं जो निम्न है। तो पहला का नाम है दिष्ट धारा और दूसरा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसको डायरेक्ट करंट और इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अगर शॉर्ट में बोलना हो तो इसको हम लोग डीसी कहेंगे और इसको एसी कहा जाता है। तो एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। अब इसमें दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है? तो दिष्ट धारा में धारा का परिमाण और इसका दिशा समय के सापेक्ष बदलता नहीं है। अगर 10 एम्पियर है तो ये 10 ही एम्पियर रहेगा, 20 एम्पियर है तो 20 ही एम्पियर रहेगा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, हर समय बदलता है और ये आवर्त रूप से इसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता है। तो अब 1 नंबर वाला दे दीजिएगा। इसको पहले परिभाषित कर ले रहे हैं, एक डायग्राम भी बना लेंगे इसमें। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, हो गया वाला। 1 नंबर वाला दिष्ट धारा लिखकर डैश दीजिएगा और लिखेंगे, परिभाषित किया जाए, किसी धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है। किसी धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है यदि इसका परिमाण तथा दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है। सापेक्ष मतलब साथ साथ होता है बालक, ठीक है। सापेक्ष का अर्थ होता है साथ साथ। तो याद रखेंगे, इस समय के सापेक्ष इसके परिमाण में और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका एक डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा सा देख लिया जाए। तो ये हम लोग समय वाला अक्ष लेते हैं। समय को कैसे लिखिएगा? टी से। और ये जो है ये धारा वाला अक्ष है, करंट वाला है। करंट का परिमाण ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब यहां पर कुछ लिखते हैं बालक, देखिए, अगर ये 0 है तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस तरीके से समय 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर नाम देना हो तो 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर। तो एक अक्ष पर हम लोग समय ले लिए हैं, ये धनात्मक x, और दूसरे अक्ष पर धारा लिया गया है। अब आपके सामने यहाँ पे एक लाइन हम खींच दिए सीधा, यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच दिया गया
और आपसे पूछा गया कि बताइए अलग अलग समय पर करंट का परिमाण कितना है। तो ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए 1 सेकंड पर करंट कितना है तो 15 एम्पियर, दूसरे सेकंड पे 15 है, तीसरे पर 15 है, चौथे पर 15, पांचवें पर 15। तो ये बताइए कि समय तो बदल रहा है, हम 1 सेकंड पे देख रहे हैं तो 15 ही है, 2 पर 15, हर समय पे कितना है 15 एम्पियर। तो बताइए इसका दिशा परिवर्तित हुआ है? नहीं। इसका परिमाण परिवर्तित हुआ है? नहीं। तो ये कौन होगा? तो ये दिष्ट धारा होगा, इसका नाम है दिष्ट धारा, इसको डीसी बना लीजिए डायग्राम। तो याद रखेंगे इसमें करंट का जो परिमाण होगा ये चर होगा। 15 एम्पियर है तो 15 एम्पियर ही रहेगा हर समय। चलिए जिनका बन जाएगा तो दूसरा वाला प्रत्यावर्ती धारा लिखकर डैश दे दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा लिखकर डैश दे देंगे। बन गया वाला ये डायग्राम सामने वाला। प्रत्यावर्ती धारा लिखकर डैश दीजिए और लिखेंगे, लिखा जाए किसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। किसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है जब इसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। जब इसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, जब इसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है, तथा दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है। हो गया बालक। तो यहाँ पे परिमाण भी बदल रहा है और दिशा आवर्त रूप से बदल रहा है। आवर्त रूप मतलब ध्यान देंगे, आवर्त रूप मतलब होता है कि प्लस है तो माइनस है तो प्लस है, इस तरीके से बदल रहा है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो अगर कोई हमारे पास अक्ष है तो एक तो y लेना होता है, एक हम लोग x ले लेते हैं, ये y, एक पर समय लेंगे, एक पर धारा लिया जाएगा। तो देखिए ये जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 है। अब 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है और 6, बहुत सारा आप ले सकते हैं। अब यहाँ लेते हैं हम 5 एम्पियर, यहाँ 10 एम्पियर, यहाँ 15 एम्पियर,
20 एम्पियर, जितना लिखना चाहें। समय है और इस पर धारा आई लेंगे। चलिए, कुछ पूछना है बालक पीछे? हाँ बोलिए बालक। 5 एम्पियर कहाँ लिया गया है? अच्छा रुक जाइए, स्केल देखे हैं स्केल, तो अब उस पर आप देखे होंगे 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, बाकी सब छोटा छोटा लाइन खींचा रहता है। तो 0 से 1 मीटर के बीच में आपका 10 लाइन खींचा होगा, 9 रहता है, टोटल 10 होता है डिवीजन। तो 0.1 मिलीमीटर का एक गैप होता है। तो अब बताइए कि यहाँ से लिखेंगे 5, तो 0 के बाद 1 2 3 4 तब ना 5 है, 5 के बाद 10 है, तो 6 7 8 9 तब ना 10 है। तो सब नहीं दिखाया जाता है, हम लोग 5-5 का एक डिवीजन ले लेंगे और जो डायग्राम में खींचेंगे तो 5-5 का डिवीजन लेके, अभी 5 एम्पियर है तो 6 7 8 रहेगा तब ना 10 होगा जी, डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा। तब 5 का यहाँ डिवीजन लिया गया है। अब देखिए यहाँ ई कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 से स्टार्ट हुआ था, और देखिए ये लगातार बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ा? 10 तक बढ़ा, फिर यहाँ से कम होना चालू हो गया। अच्छा एक चीज और, आप जानते हैं कि मूल बिंदु के ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस। तो ये प्लस में चलेगा तो माइनस में, प्लस में होगा तो ये क्या होगा? माइनस में। तो इसी को कहते हैं आवर्त रूप से बदलना, कि एक बार प्लस चले तो एक बार माइनस, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस, यही आवर्त रूप से परिवर्तित होता है। परिमाण ये बताइए कि किसी खास सेकंड पर, जैसे हम बोल दिए कि 0 से 1 सेकंड के बीच में इसका परिमाण बताइए, तो ये फिक्स थोड़े है। वक्र रेखा का मतलब लगातार बदल रहा है, सीधा रेखा का मतलब एक समान होता है, एक समान रूप से। लेकिन जहां वक्र रेखा है तो वक्र क्या होता है? हर सेकंड पे ही बदल जाता है। तो याद रखेंगे इसका परिमाण जो है लगातार बदल रहा है। और दिशा कैसे बदल रहा है? आवर्त रूप से। आवर्त मतलब अल्टरनेट, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, प्लस और माइनस बना लीजिएगा। अब जब करंट डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका एक कहानी है। कहानी ये है कि पहले अल्टरनेटिंग करंट आया, कि पहले डायरेक्ट करंट आया। ठीक है, डायरेक्ट अगर आया तो उसमें क्या क्या दोष था, क्या क्या उसका बेनिफिट था, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बना, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा चीज हम लोग उस समय पढ़ेंगे। हो गया बालक? तो ये जानकारी के लिए बताया गया है, क्योंकि आगे चल के तो पूरा डिटेल से ही आपको पढ़ना है। केवल डायग्राम याद रखिएगा कि अल्टरनेटिंग करंट में जो डायरेक्शन होगा वो लगातार बदलेगा। ठीक है, परिमाण भी बदलता है, और दिष्ट धारा में दोनों क्या रहता है? अच्छा रहता है। हो गया बालक? जिनका हो गया आगे हेडिंग दीजिए। क्या हो गया बालक? क्या खोज रहा है जी? चलिए सामने देखिए। आगे हेडिंग दिया जाए अनुगमन वेग, अनुगमन वेग एवं अनुगमन वेग एवं इसका व्यंजक, अनुगमन वेग एवं इसका व्यंजक। क्या हो रहा है जी? चलिए हेडिंग दिया जाए अनुगमन वेग एवं इसका व्यंजक। इसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन, हेडिंग दिया जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन, अनुगमन वेग एवं इसका व्यंजक। देखिए अपने आप को
हर परिस्थिति के लिए अनुकूल बनाकर रखना चाहिए। सुविधा सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार बना कर रखना चाहिए, नहीं तो तुरंत डायनासोर जैसा विलुप्त हो जाइएगा। जैसे इन्वायरमेंट रहेगा वैसे हम रहेंगे। जैसे नेता लोग आदमी देख के अपने आप को बदल देता है, जैसा आदमी वैसा मुंह पे बात बोलेगा, खाली सामने वाला खुश रहना चाहिए, बस बन जाइए आप भी। हो गया ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग एवं इसका व्यंजक। तो सबसे पहले देखिए हम समझेंगे इसके वेग के बारे में, जरी कौन सा वेग है, कहाँ होता है, कब होता है और कितना होता है। तो ध्यान देंगे, इसको समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं। देखिए पहले वेग समझिए, इसके बाद लिखवाएंगे। हमने बोला कि कोई चालक लेते हैं, तो चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वही गतिशील होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालन इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। आपको पढ़ाया है कि अगर कोई चालक है तो उसमें सब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, वही करेगा जो बाहरी कक्षा में होगा, वही करेगा जो मुक्त होगा, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, इसमें चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अनियमित रूप से अनियमित दिशाओं में गमन करता है। ठीक है, अनियमित रूप से अनियमित दिशाओं में गमन करता है। मतलब इसमें कौन इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा नहीं जानते हैं, किसका डायरेक्शन किधर ये फिक्स नहीं है, सब आपस में टकरा रहा है, यादृच्छिक मोशन में, रैंडम मोशन कहा जाता है। अब हम क्या किए कि इस चालक को उठा के हम ला के रख दिए विद्युत क्षेत्र में। देखिए हम इस चालक को हम इस विद्युत क्षेत्र में ला के रख दिए, तो जैसे विद्युत क्षेत्र में ला दिए तो अब सब इलेक्ट्रॉन जो है ये एक समान रूप से एक निश्चित दिशा में एक समान रूप से गतिशील हो जाएगा। ये क्यों हुआ? तो फील्ड के अधीन हुआ। जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिए, अल्लाह नहीं, समझिए बात को। ये चालक बाहर है, देखिए इसके अगल बगल क्षेत्र नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि रैंडम मोशन में है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको जैसे ही उठा के इस क्षेत्र में रखें, अब इसका मूवमेंट देख लीजिए, ये सब एक डायरेक्शन में एक समान वेग से चलेगा, कोई ज्यादा कम वेग से नहीं चलेगा, कोई आगे और पीछे नहीं चलेगा, सबका डायरेक्शन एक दिशा में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब इस वेग को, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा उसी का नाम क्या है? अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग तो वेग ही है, तो वेग को v से लिखेंगे और अनुगमन को ड्रिफ्ट कहते हैं, तो यहाँ d लिख दिया जाएगा, d। इसको संवहन वेग के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत समझने में? आप कहेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा उसी को अनुगमन वेग कहा जाएगा। समझ आ रहा है? अब जैसे ही फील्ड हटा दीजिए, तो फील्ड हटा देंगे तब क्या होगा? तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। जैसे ऐसे था ना इस तरीके से, तो उसी तरीके से हो जाएगा। जैसे ही फील्ड हटाइएगा तब होता है ना जी, कि जब टीचर क्लास में नहीं है तो सब मार इधर से उधर कूद रहा है, कपार फुटबॉल किया है, इधर उधर कर रहा है। जैसे डंडा लेके आए तो एकदम शांत लगा, क्लास में तो कोई है ये नहीं, सब शांत, चेहरा देखिए तो लग रहा है कितना सीधा लड़का है, और 2 मिनट हट जाइए तब देख लीजिए कितना ही उदंड लड़का है। वही है। तो अब बताइए उस सब का है ठीक से बैठ गया, तो डंडा देख लिया, डंडा देख लिया मतलब फील्ड देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अभी फील्ड कब बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो अब क्या हो गया? सब बैठ गया एकदम लाइन से, शांत हो गया, चलेगा तो सबका वेग एक जैसा। और जहां ही फील्ड हटाएं तो फिर जिस रूप में था फिर उसी रूप में आ जाएगा। तो बताइए कि ई वेग इसका अपना वेग है कि किसी फील्ड के, किसी क्षेत्र के अधीन वेग है? क्षेत्र के अधीन। जहां क्षेत्र हटा तो ई वेग समाप्त, और इधर उधर दौड़ना चालू कर देगा। तो याद रखेंगे अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वेग होता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए तो हम क्या करेंगे, ये दोनों डायग्राम एक एक करके बनाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे इसके सामने,
और तब अनुगमन वेग पर आएंगे। तो ये डायग्राम बना लीजिए और जो बोलेंगे इसी के सामने आपको लिखना होगा। डायग्राम बना लीजिए और जो बोलेंगे लैंग्वेज तो इसके सामने आपको लिखना होगा। इसके सामने लिखना होगा। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज बोलेंगे। हो गया बालक। लिखेंगे इसके सामने, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित दिशाओं में, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित दिशाओं में, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित दिशाओं में गमन करते हैं, जो अनियमित दिशाओं में गमन करते हैं, जो अनियमित दिशाओं में गमन करते हैं। अब इसमें किसी का डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं, कौन किधर जा रहा है ये निश्चित ही नहीं है। अनियमित वेग से अनियमित दिशा में गमन कर रहा है। अब एक और डायग्राम बनाएंगे। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर इसको रखना होगा। ये विद्युत क्षेत्र हो गया और इसके अंदर एक चालक लेंगे और इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाएगा। और लिखा जाए डायग्राम बना के बगल में। बन गया डायग्राम। लिखेंगे बाहरी विद्युतीय क्षेत्र होने के कारण, इसके जस्ट बगल में लिखिएगा, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र होने के कारण, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र होने के कारण, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र होने के कारण इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा विद्युत क्षेत्र के, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाता है। प्रवाह की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाता है। तो दोनों डायग्राम को हम लिख दिए, किसमें क्या दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे, किसका, अनुगमन वेग का। ठीक है, अभी तो आपको समझा दिए, अब उसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या संवहन वेग, ये दो नाम है जी। ठीक है, लिख कर डैश दीजिए, इसको परिभाषित करने वाले हैं हम लोग। अनुगमन वेग या संवहन वेग। कौन सा मीडियम कौन सा है?
बात नहीं बालक, शांत रहिए। सात से आठ का पॉइंट नोट देख शांत हो जाइएगा। चलिए, अनुगमन वेग या संवहन वेग आपको बता चुके हैं कि इसका दो नाम है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे जब किसी, परिभाषित करेंगे, जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक के विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक के अंदर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वेग, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वेग, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग कहलाता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। हो गया बालक। अब सुनिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है? अनुगमन वेग। अभी बताया ना कि क्षेत्र के अधीन ही सब वेग हो रहा है। तो एक और परिभाषा लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अर्थात, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गतिशील इलेक्ट्रॉनों का वेग, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गतिशील इलेक्ट्रॉनों का वेग, गतिशील इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग कहलाता है, गतिशील इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है, इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है, इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। अब V मतलब क्या है? वेग है, और D मतलब क्या हुआ? तो अनुगमन, इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। अभी इंग्लिश लिखे थे हम, तो उसमें D था तो D लगा दिए। हो गया बालक। अभी बताइए, कोई कह देगा, बहुत बार इसका पूछा गया आपके एग्जाम में कि अनुगमन वेग का SI मात्रक बताइए। बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, आपके बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया कि अनुगमन वेग का SI मात्रक बताइए। तो याद रखेंगे, कोई भी वेग है ना बालक, तो वेग के लिए क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। पैराग्राफ चेंज करके एक डायग्राम हम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद इसका एक व्यंजक निकालना होगा, क्योंकि हेडिंग में क्या था? इसका व्यंजक भी था। तो देखिए, तो सबसे पहले एक चालक ले लेते हैं, और इस चालक का कुछ लंबाई होगा, कुछ क्षेत्रफल भी होगा। तो इस चालक का लंबाई ले लिए L, इसका क्षेत्रफल A है, और यहां पर एक अनुप्रस्थ काट हम ले लिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है जी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको बताया गया था। चलिए पहले डायग्राम बना लीजिए। L लंबाई है, E इलेक्ट्रॉन है, और A चालक तार का क्षेत्रफल है।
बन गया। लैंग्वेज लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे लैंग्वेज। माना कि किसी चालक तार का लंबाई L, माना कि किसी चालक तार का लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है। माना कि किसी चालक तार का लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल A है। जब चालक के दोनों सिरों के बीच, जब चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग अनुगमन वेग हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग अनुगमन वेग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का वेग अनुगमन वेग हो जाता है। अतः हमें इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त करना है। अतः हमें इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। यदि चालक तार के L लंबाई को तय करने में इलेक्ट्रॉन को लगा समय T हो तो और डैश दे दीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा है बताइए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना है तो दूरी। अब बताइए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा L, और उसके चाल का नाम क्या हो गया है VD, अनुगमन वेग। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। लिख लीजिए T बराबर L/VD, समीकरण नंबर 1। हो गया बालक। लिखेंगे चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित कुल आवेश। अब बताइए कुल आवेश कह रहा है टोटल। तो अगर आवेश लिया जाए तो Q बराबर N ही होता है, लेकिन कह दिया कि L लंबाई है और S का क्षेत्रफल है। तो याद रखेंगे टोटल के लिए निकालना रहेगा तो आयतन से गुना करना पड़ेगा। आयतन में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें लंबाई को छोड़ दीजिए और चौड़ाई ऊंचाई को क्या बना दीजिए क्षेत्रफल। क्यों, 2 गो लंबाई से क्षेत्रफल बनता है। तो B और A से क्षेत्रफल बना दिए, ये क्या रहा आपका L। तो Q बराबर NeL इंटू A। अब सवाल ये है कि सर कैसा आवेश, तो टोटल जितना इसमें टोटल उपस्थित आवेश रहेगा सबके बारे में हम लोग गणना कर लिए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे धारा वाला सूत्र ले लेंगे जो धारा का है I बराबर Q/T।
हो गए। चालक तार से प्रवाहित धारा लिखेंगे, चालक तार से प्रवाहित धारा, चालक तार से प्रवाहित धारा। तो देखिए धारा क्या पढ़े हैं, I बराबर Q अपॉन T। अब बताइए Q का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है NEL इंटू A, और T यहां से उठाइए L अपॉन VD। अब यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, और ये NEA इंटू VD ये सब ऊपर चला है। तो यहाँ क्या मिला बालक, I इक्वल टू, तो ध्यान देंगे यहाँ पर I इक्वल टू NEA इंटू VD। तो हमको ये बताइए कि निकालना क्या है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग यही है, तो हो जाएगा I अपॉन N इंटू A। अब हमको ये बताइए कि I बटा A को एक नाम दिया गया है धारा घनत्व। अभी पढ़ाए हैं कि J इक्वल टू I बटा A। तो I और A को अगर हटाना होगा, ठीक है, I अगर A को हटाएंगे, पहले इसको समीकरण देते हैं, पीछे वाला कितना था, 2 था, ये 3 हो गया। और यहाँ लिखेंगे कि हम लोग पढ़े हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व पढ़े हैं, और धारा घनत्व क्या था, तो J इक्वल टू I अपॉन A, I अपॉन A यही था बालक। तो अब इसमें से हटाइए I और A को, तो ये I और A हट जाएगा, इसके जगह क्या लेंगे, J। तो यहाँ पर हो जाएगा VD बराबर J बटा में NE, समीकरण नंबर 4। तो यही दोनों फॉर्मूला है। अब यहां से लिखेंगे बालक, यहां से लिखे तो I बराबर Q अपॉन T। कल के लिए जो सूचना होगा ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और ज्यादा मैक्सिमम चांस है कि आप ही के टाइम में आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि पीछे वाला बैच आपसे आगे है। तो या तो उसको रोक के आप लोग पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि इक्वल हो जाए, और नहीं तो अपने ही समय में पढ़ाई होगा। तो जो भी सूचना होगा हम ग्रुप में डाल देंगे। हो गया बालक। लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 तथा 4 अनुगमन वेग का, समीकरण 3 तथा 4 अनुगमन वेग का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 3 तथा 4 अनुगमन वेग का आवश्यक व्यंजक है। अब कुछ नोट है और क्वेश्चन है जो कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे। बस रोक दीजिए वाला।